हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली क्लास हमारी यूपी टीजीटी स्पेशल यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे साहित्य इतिहास, अर्थ, परिभाषा एवं लेखन पद्धतियाँ। साहित्य इतिहास, उसका अर्थ, परिभाषाएं और लेखन पद्धतियाँ। तो देरी ना करते हुए सीधा हम टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास। क्या होता है इतिहास, इसका अर्थ क्या होता है और यह किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इतिहास यानी हिस्ट्री। तो इति धन हा धन आस, ये जो हमारा इतिहास शब्द है मित्रों, ये कैसे बना हुआ है। इति धन हा और धन आस, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इत का मतलब होता ऐसा ही, चलिए बात करते हैं जो हमारा इतिहास शब्द कैसे बना हुआ। इत धन हा धन आस। इत का मतलब होता है ऐसा, हा का मतलब निश्चित ही और आस का मतलब होता है घटित हुआ था। बात समझ में आई। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा निश्चित ही घटित हुआ था। ठीक है, तो इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति हो गई हमारी, कैसा बना है। इति धन हा धन आस। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इतिहास की परिभाषाएं। मित्रों, ये टीजीटी 2021 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। अब की बार 2026 में जो पेपर हुआ 22 का, हालांकि बहुत सरल पेपर है और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सरल ही आए। अभी 2026 में ही वैकेंसी आने वाली है, लास्ट जुलाई तक या अगस्त तक आ जाएंगी और जिसकी परीक्षा जो है दिसंबर तक करवा ली जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को हमने स्टार्ट किया है। सभी मित्रों क्लास को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बताएंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको हाईलाइट करेंगे। ध्यान रखेंगे, इस पीडीएफ के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। तो इतिहास की परिभाषाएं देखते हैं मित्रों, हेरोडोटस के अनुसार। ठीक है, जो इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस ही हैं। इन्हें विश्व में इतिहास का जनक माना जाता है। किन्हें? हेरोडोटस को। ध्यान रखेंगे मित्रों, हेरोडोटस को विश्व में इतिहास का जनक माना जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये परीक्षा में बिल्कुल भले ना आए लेकिन कम से कम ये कंसेप्ट तो क्लियर रहेगा। इनके द्वारा रचित हिस्टोरिका विश्व में इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। अब ये पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि हिस्टोरिका किसकी पुस्तक का नाम है, तो हेरोडोटस की हो जाएगी। और ये कैसी पुस्तक है? इतिहास की ये प्राचीन पुस्तक है, प्राचीनतम। उसके बाद में इतिहास के संबंध में परिभाषाएं क्या है इनकी। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। छोटी सी परिभाषा मित्रों, एक नंबर में ये पूछ ली जा सकती है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। यह किसकी परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई है हेरोडोटस के अनुसार। किसके अनुसार दी गई मित्रों? हेरोडोटस के अनुसार दी गई। हेरोडोटस की ये परिभाषा है। फिर दूसरा है हमारा अगले जो जेम्स टाड, कर्नल जेम्स टाड। इन्हें घोड़ेवाहा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टाड को घोड़ेवाहा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कर्नल जेम्स टाड के बारे में। इनकी परिभाषा क्या है? अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन ही इतिहास है। क्या बताया गया? अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन
इतिहास है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संबंध में अवलोकन इतिहास है। 2-3 बार मित्रों इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। कोई भी परीक्षा में परिभाषा पूछी जा सकती है। अगले हमारे महर्षि वेदव्यास, यानी महाभारत के अनुसार क्या परिभाषा बताई गई? धर्मार्थ काम मोमेक्षु, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वित पूर्वतम कथायुक्तम इतिहास उच्यते। तो ये वेदव्यास के अनुसार परिभाषा दी गई। तो 3 लोगों की परिभाषा हो गई। चौथी परिभाषा देखते हैं मित्रों, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दिया है ना, देते हुए कहा है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन, ध्यान रखेंगे। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्या उन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है? सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। इतनी ही परिभाषा देकर के पूछ ली जा सकती है मित्रों कि ये किसकी परिभाषा है। सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ कारण होते हैं। क्या बताया गया? किसी कार्य के पीछे कुछ कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। तो ये परिभाषा हो गई मित्रों किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के अनुसार। अगली परिभाषा देखते हैं टेन के अनुसार। ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे। इन्हें विश्व में आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। कहाँ? विश्व में आधुनिक इतिहास का जनक किसको माना जाता है? तो टेन को माना जाता है। इन्हें इतिहास में विधेयवादी पद्धति का प्रवर्तक माना जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि विधेयवादी पद्धति का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो टेन को माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण और क्षण को विशेष महत्व दिया। तो मतलब परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने इतिहास लेखन पद्धति को जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया है? तो टेन हो जाएंगे। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। यह प्रश्न बन सकता है। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखेंगे। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रतिक्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। तो ये किसके अनुसार हो गई परिभाषा मित्रों? टेन के अनुसार। 5वीं देखते हैं कार्लियन के अनुसार। छोटी सी परिभाषा इनकी क्या है? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा रहने वाली है। किसकी परिभाषा हो जाएगी? कार्लाइल, ठीक है, या इनको कार्लियन भी कहा जाता है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। डॉक्टर नगेन बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेन के अनुसार परिभाषा क्या हो जाएगी कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। अब इतनी परिभाषा में तो ध्यान रखें, कैसे याद रखना ये बहुत मायने रखता है। पढ़ लेना ही कमाल नहीं है, उनको याद रखना, फैक्ट को याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है। इतनी परिभाषा दे करके पूछी जा सकती है किसकी है? तो डॉक्टर नगेन, है ना। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। तो डॉक्टर नगेंद्र हो गए। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अभी ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा गया था ये परिभाषा, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या परिभाषा दी? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्र वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इतनी परिभाषा दे करके पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में। ये पंक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को
परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा है, परिभाषा छोटी से दिया गया है और लेकिन पूछा परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। मानवीय प्रत्ययों की खोज इतिहास है, वेरी इंपॉर्टेंट, मानवीय प्रत्ययों की खोज इतिहास है। 8 लोग हो गए, 9 लोग हो गए, है ना विद्वान। 10वें देख लेते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह की कई परिभाषाएं मित्रों, और ये पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में। इतिहास जड़ ना होकर गत्यात्मक होता है, किसकी परिभाषा हो जाएगी, डॉक्टर बच्चन सिंह की हो जाएगी। इतिहास जड़ ना होकर गत्यात्मक होता है। दूसरा पॉइंट, इतिहास अतीतोन्मुखी ना होकर भविष्योन्मुखी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतिहास अतीतोन्मुखी ना होकर भविष्योन्मुखी होता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। तो 4 परिभाषा हो गई मित्रों, किसके अनुसार, बच्चन के अनुसार, 1 2 3, ठीक है, 3 परिभाषाएं। उसके बाद में रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने क्या परिभाषा दी है साहित्य की इतिहास की। साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। तो ये आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। 12वां नंबर के हमारे हैं आलोचक नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी प्रवृत्तियों का और उनकी कृतियों का इतिहास ना होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। तो नलिन बिलोचन शर्मा की परिभाषा ध्यान रखना। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ या प्रणालियाँ, कौन कौन सी इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं, ठीक है, तो इनको बात करेंगे। तो इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, तो हिंदी साहित्य लेखन की मुख्य रूप से 5 पद्धतियाँ हैं, 5 विधियाँ हैं। नंबर 1 वर्णानुक्रम पद्धति, नंबर 2 कालानुक्रम पद्धति, नंबर 3 आलोचनात्मक पद्धति, और नंबर 4 वैज्ञानिक पद्धति, और नंबर 5 विधेयवादी पद्धति। और ये विधेयवादी पद्धति 2021 में पूछा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है चारों 5 पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतिहास लेखन के मुख्य 5 रूप की जो पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, वर्णात्मक है ना, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। पहला वर्णानुक्रम पद्धति, तो वर्ण प्लस अनुक्रम, ठीक है, यानी वर्णमाला के वर्णों के अनुरूप से रचनाओं का परिचय देना, ठीक है, ये हो जाएगा वर्ण अनुरूप, वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाओं का परिचय देना। दूसरा पॉइंट है इतिहास या इतिहास लेखन की प्राचीनतम पद्धति। किसने कहा मित्रों, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में किसने कहा, यह इतिहास लेखन की प्राचीनतम पद्धति है, ये बात हो जाएगी। इसे अवैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। तो किस पद्धति को अवैज्ञानिक माना जाता है, तो वर्णानुक्रम पद्धति को, जैसे ABCD या अ क ख ग घ के क्रम में, ये क्या हो जाएगा, प्राचीनतम पद्धति हो जाएगी। अगला पॉइंट, गासा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है, ये ध्यान रखेंगे। इसे शब्दकोशी पद्धति भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे, शब्दकोशी पद्धति भी कहते हैं। यह सबसे पुरानी पद्धति है, ठीक है, ये कौन सी पद्धति है, सबसे पुरानी पद्धति है। उसके बाद दूसरा है कालानुक्रम पद्धति।
काल प्लस अनुक्रम, है ना, यानी काल क्रम के अनुसार कौन सी पद्धति। तो रचनाकारों के जन्म काल अथवा रचनाकारों की रचना काल के अनुरूप अनुक्रम से परिचय देना क्या कहलाता है, कालानुक्रम पद्धति कहलाता है। यह भी एक अवैज्ञानिक पद्धति, ध्यान रखेंगे, अवैज्ञानिक पद्धति है। उसके बाद आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले ग्रेसन ने किया था। ध्यान रखेंगे मित्रों, ग्रेसन ने सबसे पहले कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। इसे परंपरागत पद्धति भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आलोचनात्मक पद्धति, रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के गुण दोषों का मूल्यांकन करना, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। आलोचनात्मक पद्धति, रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के गुण दोषों का मूल्यांकन करना। दूसरा पॉइंट, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का सबसे पहले जो प्रयोग है राम कुमार वर्मा ने किया था, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग मिश्र बंधुओं ने किया था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद में चौथी हमारी पद्धति है, ये हो गई साहित्यालोचना पद्धति। उसके बाद में वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा वैज्ञानिक पद्धति। देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। भाषा के विकास क्रम प्लस गुण दोष प्लस प्रवृत्तियों का मूल्यांकन, है ना, क्या कहलाता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। भाषा के विकास क्रम, गुण दोष, प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किसके अंतर्गत आता है, वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किया था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट, कि वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किया था। इसके मुख्य चरण है, कौन कौन से चरण है। नंबर 1, आंकड़ों का विश्लेषण। दूसरा है तुलनात्मक दृष्टिकोण। तीसरा है निष्कर्ष दिए जाते हैं, है ना। इसका सबसे पहले प्रयोग मिश्र बंधुओं ने किया था, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, मिश्र बंधुओं ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद में विधेयवादी पद्धति, लास्ट हमारी है विधेयवादी पद्धति। अर्थ क्या हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति का अर्थ है संदेह रहित। क्या होता है, संदेह रहित, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, रचनाकार की प्रतिभा का मूल्यांकन। अगला, रचना एवं रचनाकार पर युग का प्रभाव। उसके बाद में पांचवा पॉइंट, ये बात हो गई अर्थ विरोधी, है ना, अर्थ विधेयवादी पद्धति का अर्थ है किसकी, विधेयवादी पद्धति का, संदेह रहित। विधेयवादी पद्धति का अर्थ क्या है, संदेह रहित। रचनाकार की प्रतिभा का मूल्यांकन। रचना एवं रचनाकार पर युग का प्रभाव, यानी क्या प्रभाव पड़ा है युग का, युग समय पर रचनाकार का प्रभाव। कालानुक्रम के आधार पर परिचय, पॉइंट है हमारा कालानुक्रम पद्धति के आधार पर परिचय। अगला है प्रवृत्तियों का विश्लेषण। जनक कौन हो जाएगा, इसके 3 हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विधेयवादी पद्धति के जनक 3 हो जाएंगे। हिंदी में सबसे पहले प्रयोग मिश्र बंधुओं ने किया, किसका, विधेयवादी पद्धति का। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं वर्णानुक्रम पद्धति से बेहतर पद्धति विधेयवादी पद्धति है। तो ये मित्रों हमारा यहाँ तक टॉपिक हो गया। क्या पढ़े थे, देख लेते हैं।
अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी को सभी मित्र सब्सक्राइब कर लें, और चैनल अच्छा लगे तो अपने मित्रों में, दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। मित्रों, यूपी टीजीटी जो 2026 में आने वाली है उसके लिए रामबाण क्लासें रहेंगी। तो इतिहास यानी साहित्य इतिहास, अर्थ, उसकी परिभाषा एवं लेखन पद्धतियाँ, इसको हम लोगों ने पढ़ा। इतिहास की परिभाषाएं पढ़ा अलग अलग विद्वानों के अनुसार। उसके बाद में इतिहास लेखन की पद्धतियाँ यानी प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं इसको पढ़ा। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी बहुत ही महत्वपूर्ण पूछी जा चुकी है 2021 में। तो आज मित्रों हम इस क्लास को अपने यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।